देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, जहां गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और बधाई दी। साथ ही सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करे और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का आज 67वां जन्मदिन है। मायावती की जन्मदिन को बीएसपी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। इस दौरान मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही अपने जन्मदिन के अवसर पर एक किताब का विमोचन भी किया है। मजदूर, छोटा व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी यहाँ काफी दुखी हैं और इन सब मामलों में बीजेपी के शासनकाल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन नई व हवाई घोषणाएं करने एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। और वहीं पसमानदा मामले पर मायावती के बयान को लेकर के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने पलटवार किया है। पसमानदाओं को शोषण हुआ। आज मायावती जी जिस तरह से पसमानदा समाज की हितैषी अपने आप को साबित कर रही हैं, वो कतई पसमानदा समाज की हितैषी नहीं है। उनकी सरकार के दौरान तमाम पसमानदाओं को शोषण हुआ और मोटी रकम लेकर के उनको टिकट दिए गए, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर तमाम पसमानदा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगह दी जा रही है और ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है जिसके अंदर पसमानदा समाज को योजना में हिस्सेदारी ना मिली हो। चाहे आवास की मैं बात करूं, 20 लाख आवास देने का काम, 90 लाख स्कॉलरशिप देने का काम और तमाम शौचालय हों या कोई भी स्कीम आप ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, तब में पसमानदा समाज को बड़ी हिस्सेदारी मिली है। वहीं मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ उनकी जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं चंदा उगाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की, तुष्टीकरण की बात लगातार वो कर रही हैं। उनको अपने बयानों पर और अपनी नीतियों पर फिर से चर्चा करनी चाहिए और चिंता करनी।
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती की आज 67वां जन्मदिन है और इस अवसर पर विशाल भंडारा, कंबल वितरण और मायावती की दीर्घायु के लिए ग्रेटर नोएडा में हवन का आयोजन किया गया। बादलपुर में पूर्व मंत्री करतार सिंह नागर ने आयोजन करवाया, जिसमें मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमशुद्दीन राइन, जिलाध्यक्ष दीपक बोध, उमेश प्रधान, नानक चंद शर्मा, प्रवीण सोनू, पार्टी के अन्य पदाधिकारी और साथ में ग्रामवासी भी मौजूद रहे। अमरोहा जिले में कई जगहों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मायावती का आज 67वां जन्मदिन है और बीएसपी सुप्रीमो की लंबी उम्र की दुआएं मांगी जा रही हैं। इस दौरान बसपा नेताओं ने गरीबों में कंबल बांटे। जोया अमरोहा रोड के निजी बैंकेट हॉल में जन्मदिन मनाया गया। 67 बड़ी धूम मनाया। पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना 75 लाख परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने और तेजी से अग्रसर है। योगी सरकार बहुत जल्द इस आंकड़े को पार करने जा रही है और प्रदेश में 71 लाख से अधिक घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। प्रतिदिन विभाग 40,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दे रहा है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग आजादी के अमृत महोत्सव पर 26 जनवरी को यूपी में 75 लाख परिवारों को नल से जल का तोहफा देने जा रहा है। लक्ष्य प्राप्ति के साथ यूपी ग्रामीणों को सर्वाधिक मात्रा में नल से जल देने वाला टॉप 5 राज्य बन जाएंगे और अभी तक इस लक्ष्य को पाने वाले राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात है। आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु भी इस दौड़ में यूपी से कुछ कदम आगे चल रहा है और इस उपलब्धि को जमीन पर उतारने में जुटी टीम को नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग सम्मानित करने जा रहा है। प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव के कार्यक्रम आयोजित कर बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई और यूपी की तरक्की और शांति के लिए गंगा मैया से प्रार्थना की और साथ ही फरवरी महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता को लेकर भी विशेष आराधना की। इसके बाद माघ मेले में बनाई गई टेंट सिटी का उन्होंने उद्घाटन किया और पहली बार माघ मेले में अरेल क्षेत्र में टेंट सिटी बसाई गई है, जिसमें श्रद्धालु और पर्यटकों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले ही मतलब 2025 का जो कुंभ होने वाला है उसकी भी एक मीटिंग करके सरकार के सभी वरिष्ठ चीफ, पहली बार हुआ कि कोई चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ये सारे लोग बैठे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की बैठक ली। 5-5 कैबिनेट मंत्री सब लोग बैठ करके पूरी सरकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। अब 2025 में तो 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है और निश्चित रूप से हम उसकी तैयारी में लगे हैं, उनके स्वागत में लगे हैं और उनको सुचारू व्यवस्था देने के लिए पूरे सरकार का तंत्र, शासन, प्रशासन दोनों लोग। कानपुर से अगली खबर आपको बता रहे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा। कानपुर के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। पूजा अर्चना कर प्रदेश अध्यक्ष ने किया कार्यालय का उद्घाटन। साकेत नगर में बना है एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक का कार्यालय। हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करके लड़ रहे हैं। 5 सीटों में 3 सीटें स्नातक की हैं और 2 सीटें शिक्षक की हैं। स्नातक की सीटों पर हमारे सिटिंग सभासद हैं, सिटिंग विधान परिषद के सदस्य हैं। हमने तीनों को दोबारा अवसर पार्टी ने दिया है। मुरादाबाद बरेली से जयपाल सिंह व्यस्त, कानपुर उन्नाव से श्री अरुण पाठक जी और कानपुर अयोध्या से, गोरखपुर अयोध्या से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी। 2 सीटें शिक्षक खंड की हैं, कानपुर उन्नाव और झांसी और प्रयागराज। हमने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं 5 पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतदाता बनवाने का काम बड़ी संख्या में किया है। हम लोग अपने
अयोध्या में मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सत्यधाम गोपाल मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार रेल मंत्रालय सदस्य अनूप चौधरी और रामलीला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वर्गीय हीराबेन के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और इस दौरान सत्यधाम मंदिर में पूजन के साथ भंडारे का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर आचार्य प्रदीप दास और मंदिर के शिष्य लोग भी मौजूद रहे। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने वृंदावन के राधा रमण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन भी किए और इस दौरान उनका अंदाज एकदम अलग देखने को मिला। वो कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो गई कि मंदिर में भजन गाने लगी। उन्होंने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे भजन गाया। हेमा मालिनी को भजन गाते देख वहां मौजूद भक्त भी उनके साथ भजन गाने लगे और भक्ति में झूम उठे। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में हेमा मालिनी को भजन गाते देख हर कोई हैरान रह गया। अक्सर मथुरा के कई मंदिरों में लोगों ने उन्हें नृत्य पेश करते हुए देखा था, लेकिन उन्हें इस तरह भजन गाते हुए पहली बार सुना गया। वो इतने सुर में भजन गा रही थी जैसे वो गायन में भी पारंगत हो। हेमा मालिनी ने खुद बताया कि अभी तक उन्होंने नृत्य के द्वारा तो भगवान की भक्ति की ही है, लेकिन आज जो भजन गायन किया है वो राधा रमन जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। जन्मनीश्वरे कीर्तनीय है सदा हरि। हमारे पुंडरीक गोस्वामी इन्होंने इनिशिएट लिया कि आप जरूर गाइए गाना। मैं वैसे भजन सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन पब्लिक में ऐसा गाना थोड़ा मुश्किल होता है। डांस तो कर लेते हैं, लेकिन दिस इज डिफिकल्ट। लेकिन आज किया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की विषय है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बिजनौर के मोहल्ला भारत विहार निवासी सुभाष सिंह त्रिपुरा स्टेट राइफल में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। उनका बेटा अर्पित सिंह महज 3 साल में जिले का गूगल बॉय बन गया है। दरअसल अर्पित की जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छी है। उससे जो भी सवाल किया जाता है वो तपाक से इसका जवाब दे देता है। आपको बता दें कि भारत के राज्यों, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ साथ विश्व में कितने देश हैं और उन देशों की राजधानी कौन सी है, इनकी उसे पूरी जानकारी है। और इसके साथ ही विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी उसे याद है और इसके अलावा जनरल नॉलेज के अन्य सवाल के भी वो तत्काल जवाब देता है। अर्पित बड़ा होकर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे साइंटिस्ट बनना चाहता है। ये भारत की राजधानी क्या है? अच्छे बताइए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? अच्छे बताइए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? अच्छे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? भारत कब आजाद हुआ था? 1947। समुद्र के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम। ये भारत 2 साल के थे जी। 2 साल में इन्होंने, मतलब मैं कुछ भी पढ़ाई करता था तो अपना बोलने लगते थे। अच्छा। 2 साल के इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, तो मैं देखा इनका कैचिंग पावर अच्छा है। अच्छा, मैं लगभग इन्हें कितना ज्ञान है? लगभग बात की जाए पूरे वर्ल्ड की कैपिटल जी, और अपने इंडिया के मुख्यमंत्री, कैपिटल भारत का आजाद हुआ है जी, और एशिया कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं उनकी पूरी जानकारी है, और यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं उनकी पूरी जानकारी है। कितना समय पढ़ाते हैं आप इन्हें? इनको मेरे को मतलब जितना भी ड्यूटी करने के बाद में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है जी, उसके बाद में मैं इन पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ, तो काफ़ी अच्छी इनकी कैचिंग पावर है। ये 2 झांसी में 2 युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवक नशे की हालत में आपस में लड़ रहे दिखाई दे रहे हैं और इस लड़ाई का पहले तो वर्दीधारियों ने मजा लिया,
इसके बाद जब झगड़ा बढ़ गया तो वर्दीधारियों ने उन्हें अलग अलग किया और एक युवक को दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो सीपरी बाजार थाना इलाके का बताया जा रहा है। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस छानबीन शुरू कर दी है और जब वायरल हो रहे वीडियो के बारे में थानेदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि खाकी वर्दीधारी नगर निगम के कर्मचारी हैं। सिद्धार्थनगर में एक पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय बाइक में अचानक आग लग गई। इससे बाइक बुरी तरह से जलकर के राख हो गई है। बाइक में आग लगता देख बाइक सवार भाग निकला। मामला इतना बढ़ गया कि मामला बढ़नी कस्बा स्थित पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। वहीं सेल्समैनों ने आनन फानन में बाल्टियों से पानी और बालू डाल करके आग को बुझाया। आग लगने की घटना से आसपास के लगे कैमरे में ये कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक में तेल डलवाने के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगी। फर्रुखाबाद में तहसील का दलाल फर्जी लेखपाल बनकर प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर रहा था। समाधान दिवस के मौके पर प्रार्थना पत्रों को रिसीव कर समाधान दिवस रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया गया। बलीपुर गांव के प्रार्थना पत्रों को लेखपाल अरशद की जगह लेकर किया रजिस्टर पर हस्ताक्षर और थाना पुलिस से लेकर के राजस्व अधिकारी मामले को लेकर के अनजान बने हुए थे। थाने में आए फरियादियों की समस्या को कैसे निस्तारित किया जाएगा, ये फर्जी लेखपाल से सवाल पूछा जा रहा है। कमालगंज थाना इलाके में आयोजित समाधान दिवस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबर अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व थाना इंचार्ज सहित 10 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और बिना जांच पड़ताल लूट और हत्या का केस दर्ज करने के मामले में गाज गिरी है। जेल में गैंगस्टर एक्ट में बंद आरोपी पर केस दर्ज किया गया था और दादो थाना पुलिस ने बिना जांच के केस दर्ज किया था, जबकि आरोपी पहले से ही जेल में बंद और सजा काट रहा है। कोर्ट ने पूरे मामले की जांच कराई तो हकीकत सामने आई। फिर कोर्ट ने थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया। अलीगढ़ के दादो क्षेत्र का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जो दादो क्षेत्र है वहाँ की पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को जेल भेज दिया जो गुनाह उसने किया ही नहीं। आगे पीड़ित परिवार ने अब ये बताते हुए कहा कि उनके पति को उस गुनाह में जेल भेजा जो उन्होंने किया ही नहीं था। पीड़ित परिवार की पत्नी ने बोला कि उनके पति ने हत्या की नहीं थी, उसके बावजूद भी पुलिस ने उठाकर उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं पे आगे की जानकारी देते हुए पत्नी ने बताया कि उसके पति उस टाइम यह हत्या हुई थी, उस टाइम पे वह जेल में थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पत्नी ने अपनी गुहार जब न्यायपालिका से लगाई तो न्यायपालिका ने 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन अब इसमें किस तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाता है और पीड़ित परिवार को कैसे न्याय मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। वहीं जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं सुनीता बघेल, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने नकली नोट बनाकर उसे सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही नकली नोट के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड सुरेश रजत अपने साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने सर्विलांस टीम और कोतवाली गाजीपुर टीम ने एक बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। पिछले दिनों काफी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि नकली नोटों का प्रचलन चल रहा है। इस पे हमारी टीमें काम कर रही थी। कल ये जानकारी मिली थी कि शहर गाजीपुर में ही कुछ लोग नकली नोट बनाने का और उन्हें सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पे संयुक्त टीम द्वारा हमारे क्षेत्राधिकारी नगर गौरव कुमार के नेतृत्व में ये ऑपरेशन चला। इस पूरे ऑपरेशन में 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और जो नोट बना भी रहे थे और कुछ इन्हीं के साथी सर्कुलेट बाजार में चलाने का प्रयास भी कर रहे थे। इनके पास से 2,10,800 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।